हो गया? ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑन ट्रांजिस्टर। हम ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर जैसा कैसे यूज़ करते हैं। नाउ सबसे पहला डाउट दिमाग में आएगा, सर ऑसिलेटर क्या है? मतलब ऑसिलेट अगर करेगा तो कुछ तो ऑसिलेट कर रहा है ना, आइदर इट इज द वोल्टेज विच इज ऑसिलेटिंग और करंट विच इज ऑसिलेटिंग। बात को समझो। तो ऑसिलेटर जो है वो हमने पहले भी स्टडी किया है, एलसी ऑसिलेशंस। तो ये एक एलसी सर्किट है, याद है ना? हमने आइडियल कंडीशंस में स्टडी किया था। हमने बोला था सर्किट में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो हमने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करके इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो एक बार एनर्जी इंडक्टर से निकल के, कैपेसिटर से निकल के इंडक्टर के पास जाता है, एक बार एनर्जी इंडक्टर से निकल के कैपेसिटर के पास जाता है। और हमने क्यू का फंक्शन निकाला था, याद है ना? क्यू। और हमको ये मिला था क्यू जो है वो सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है। याद है कुछ? हमने किसी एक प्लेट को देखा और पूछा कि इस पे इनिशियल चार्ज कितना, क्यू नॉट। कुछ देर के बाद 0, उसके बाद माइनस क्यू नॉट, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस क्यू नॉट। हमने उसका इक्वेशन भी लिखा था। बात समझ में आ रहा है? तो क्यू जो है वो साइनसॉइडली वेरी कर रहे हैं, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा ही कुछ इक्वेशन होगा क्यू का। कुछ समझ में आ रहा है? क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, बिकॉज क्यू जो है इन दिस केस कैसे वैरी कर रहा है? इन दिस केस क्यू सिंपल हार्मोनिकली वैरी कर रहा है। करेक्ट? करेक्ट। एंड वी नो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा इंडक्टर के अक्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा। करेक्ट? अच्छा, what will be the kind of variation of the voltage across the capacitor? We know that V is equal to what? Q by C. C तो constant है। अभी Q अगर सिंपल हार्मोनिकली वैरी करता है, Q अगर साइनसॉइडली वैरी करता है, तो V भी साइनसॉइडली वैरी करेगा। Do you agree with this? Q अगर साइनसॉइडली वैरी करता है तो V भी साइनसॉइडली ही वैरी करेगा। Is that clear? तो हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया। किसका ग्राफ? वोल्टेज। किसके अक्रॉस का वोल्टेज? कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज या इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, दोनों तो एक ही आएगा, राइट? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। वोल्टेज तो ऑसिलेट कर ही रहा है, प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट। बट what is the interesting thing in this case is that if you see the graph properly, the voltage is dying out, और कुछ देर के बाद ये ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुम इस ग्राफ को देखो और वोल्टेज के वेरिएशन को देखो तो तुमको दिखेगा यस द वोल्टेज इज ऑसिलेटिंग, बट इसका मैग्नीट्यूड जो वो टाइम के साथ क्या हो जा रहा है? डिमिनिश हो जा रहा है, राइट? एंड फाइनली एक वक्त आएगा कि ऑसिलेशन खत्म ही हो जाएगा। कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दिस? ओके, या दैट्स करेक्ट। बट हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सिचुएशन? ये वोल्टेज डाई आउट क्यों कर रहा है? बिकॉज डेफिनेटली सर्किट से एनर्जी लीक कर रहा होगा। हमने जब एलसी ऑसिलेशन स्टडी किया था तब तो हमने बोला भाई आइडियल कंडीशन, कुछ लीक नहीं कर रहा, बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली में लीक तो करेगा ही, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। उससे भी एक बड़ा कारण क्या है? यहाँ पर जो चार्जेस है, दिस आर एक्सीलरेटेड चार्जेस, नहीं है क्या एक्सीलरेटेड? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग एसएचएम, तो चार्जेस आर व्हाट? एक्सीलरेटेड। एंड व्हाट डिड वी लर्न in electromagnetic waves? Accelerated charged particles is always going to release energy in the form of what? Electromagnetic radiation. तो ये जो सर्किट है कंटिन्यूसली एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, either because of oscillation of charged particles or because of resistance in the circuit, right? So that is the reason इसका जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ ऐसा दिख रहा है, it is dying out with time. तो हमको एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहिए। Now what do you mean by sustained oscillation? कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? उसको ऑसिलेट करते रहना चाहिए। तो अगर हमको ऐसा एक डिवाइस चाहिए विच विल गिव मी ए सस्टेन्ड ऑसिलेशन, समझ में आ रहा है? तो इसको हम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ट्रांजिस्टर को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम क्या है? ऑसिलेशन तो हमको यहाँ से भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ऑसिलेटिंग वोल्टेज मिलता है वो सस्टेन नहीं करता, इट विल डाई आउट आफ्टर सम टाइम। समझ में आ रहा है? तो इस कहानी में हम ट्रांजिस्टर को यूज करके वी विल ट्राई टू अचीव ए कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन जो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वी नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम फर्स्ट, एंड द ओनली प्रॉब्लम इन दिस सर्किट इज दैट इट इज लूजिंग एनर्जी। तो किसी तरीके से अगर मैं बाहर से उतना एनर्जी सप्लाई कर दूं इसको जितना उसने एनर्जी लूज किया, तो ये ऑसिलेशन सस्टेन हो जाएगा। किसी तरीके से
अगर मैं एक्सटर्नली किसी तरीके से सर्किट को उतना ही एनर्जी दे दूं जितना वो लूज कर रहे हैं तो ऑसिलेशन कभी भी डिमिनिश नहीं होगा। ट्रांजिस्टर वही करता है, ठीक है। तो ये जो LC ऑसिलेटर, इन दिस केस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर जो है, इसके 3 पार्ट्स है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा और फिर तुमको नाम बता दूंगा, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? कुछ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको देखो। दिस इज एन LC ऑसिलेटर, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसमें कंसंट्रेट करो। दिस इज एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड। इसको हम टैंक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? टैंक, बिकॉज एनर्जी स्टोर करके रखता है, राइट। और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ऑसिलेटिंग है। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर का पहला पार्ट, टैंक सर्किट। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से देखो, इस टैंक सर्किट के 2 टर्मिनल्स को तुमने निकाल के किसके साथ जोड़ा? बेस और इमीटर के साथ जोड़ा। ये समझो बात को। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज हमने बेस इमीटर को फीड कर दिया, और कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो तो ऐसा है ना भाई? रुक जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में लिखना। कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ऐसा है। अगर हमने ऐसा वोल्टेज बेस इमीटर को फीड कर दिया, जो हमने जस्ट नाउ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में स्टडी किया था, सो व्हाट विल हैपन टू द बेस करंट? इट विल बी साइनसॉइडली वेरिंग। इफ द बेस करंट इज साइनसॉइडली वेरिंग, हमको जो आउटपुट करंट मिलेगा आउटपुट सर्किट में वो भी क्या होगा? साइनसॉइडली वेरिंग। दैट विल आल्सो बी ऑसिलेटिंग। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? कोई डाउट? फिर से ध्यान से, तुमने यहां से एक ऑसिलेशन फीड किया सर्किट को। अभी मैं नया लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कैपेसिटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है उसने बेस मीटर को एक ऑसिलेशन फीड किया, राइट। वो ऑसिलेशन एम्पलीफाई हो गया। किसने एम्पलीफाई कराया? इस ट्रांजिस्टर ने एम्पलीफाई कर दिया, और हमको एक आउटपुट मिला जो कि उसी ऑसिलेशन का एक एम्पलीफाइड आउटपुट है। वोल्टेज बढ़ चुका है, करंट बढ़ चुका है, पावर बढ़ चुका है। अभी तो पढ़ाया था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट, एक ट्रांजिस्टर जिसको हम एम्पलीफायर जैसा यूज कर, मतलब यहां से जो सिग्नल था उस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई कर दिया ट्रांजिस्टर के थ्रू। इस वाले सिग्नल को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया ट्रांजिस्टर के थ्रू। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज दैट ये जब एम्पलीफाई करता है तो इस वोल्टेज को उल्टा कर देता है। अभी तो बताया था, इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। बात को समझो, ठीक है? समझ में आ गया? बढ़िया कि तुमने इसको वोल्टेज फीड किया, इस ट्रांजिस्टर ने इस वोल्टेज को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, लेकिन उल्टा कर दिया। वहां समझ में आया? इज दैट क्लियर? दैट मीन्स इनपुट सर्किट का जो ऑसिलेशन है वो तुमने टैंक सर्किट से डिराइव किया, और आउटपुट सर्किट, ये जो सर्किट है दिख रहा है ना कलेक्टर वाला जगह, ये वाला जो सर्किट है इसमें तुम्हारे पास आउटपुट ऑसिलेशन है जो कि बहुत तगड़ा ऑसिलेशन है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड है उसका, मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, वोल्टेज बढ़ चुका है, पावर बढ़ चुका है। लेकिन इस सर्किट में जो तुम्हारा ऑसिलेशन है दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एक सोलिनॉइड लिया, इंडक्टर, और उसको हमारे टैंक सर्किट के सोलिनॉइड के साथ मैग्नेटिकली लिंक कर दिया, जैसे कि हम ट्रांसफॉर्मर्स में करते थे। प्राइमरी वाइंडिंग्स, सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और दोनों को हम एक मैग्नेटिक कोर में चला देते थे। याद है? अगर हमने किसी एक के थ्रू करंट पास कराया, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा वो सेकेंडरी के थ्रू पास करेगा, और हम ये कहते हैं कि यही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो पहले वाले से प्राइमरी से एनर्जी लेके किसको देता है? सेकेंडरी को देता है। एग्जैक्टली यही कहानी है, एग्जैक्टली यही कहानी, बिकॉज इसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा और वो करंट ऑसिलेटिंग है। तो अगर इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो इस सोलिनॉइड के थ्रू फील्ड लाइंस निकलेगा, और इस फील्ड लाइंस को हमने किसके साथ लिंक कर दिया? हमने अपने टैंक सर्किट के इंडक्टर के साथ लिंक कर दिया, म्यूचुअल इंडक्शन, कपलिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? यहाँ तक समझ में आया? अगर मैंने इन दोनों को मैग्नेटिकली लिंक कर दिया, ट्रांसफॉर्मर में क्या बोलते थे हम? प्राइमरी का जो एनर्जी है वो सेकेंडरी के पास कैसे जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर द कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ के साथ लिंक कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट सर्किट में जो एनर्जी था उसका कुछ पोर्शन हम रिटर्न टैंक सर्किट को दे रहे हैं थ्रू दिस मैग्नेटिक कपलिंग।
इसको हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं हम इसको? फीडबैक। बिकॉज जो आउटपुट था, आउटपुट का कुछ टुकड़ा फिर हम इसको भेज दे रहे हैं, क्योंकि आउटपुट बहुत तगड़ा है यार। आउटपुट जो निकलता है वो बहुत मैग्नीफाइड फॉर्म में निकलता है, समझ में आ रहा है ना? उसका कुछ पोर्शन हमने फिर से क्या कर दिया, इनपुट सेक्शन को रिटर्न कर दिया। ये इनपुट है भाई। अभी बेस इमिटर जंक्शन को जो बायस करता है वही इनपुट होता है। अभी हमारे यहाँ पर बेस इमिटर में जो ये टैंक सर्किट लगा कर रखा है ये इनपुट है, और ये हो गया आउटपुट। आउटपुट बहुत तगड़ा निकला, तो तुमने क्या किया, आउटपुट से थोड़ा एनर्जी निकाल के फिर से किसको सप्लाई कर दिया, इनपुट को सप्लाई कर दिया। बट इसमें भी लोचा है। तुमको याद है ना, वेव्स में मैंने पढ़ाया था कि कोई वेव है, तुम उसको एनर्जी देना चाहते हो, क्या वो वेव एनर्जी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और उसका फ्रीक्वेंसी मैच होता ही नहीं होता। whether there is resonance, whether your frequency matches with the natural frequency of the rope। मैंने तुमको झूले का एग्जांपल दिया था। कोई झूला झूल रहा है, झूले का जितना फ्रीक्वेंसी होगा तुम्हारा पुश करने का भी फ्रीक्वेंसी क्या होना पड़ेगा, मैच होना पड़ेगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तभी तुमको धक्का देना है। जब वो उठ रहा है उसी वक्त अगर धक्का दे दिया, व्हाट विल हैपन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इट विल डिक्रीज, तो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। याद करो, पढ़ाया था, समझ में आया? तो अगर तुम, ये तो ऑसिलेशन है ना भाई, यहाँ इसका भी तो एक फ्रीक्वेंसी है। और हमने बोला कि भाई यहाँ पर तुमने जो इसका खुद का जो ऑसिलेशन था, इसका खुद का जो ऑसिलेशन था, फाइनली जब आउटपुट के पास पहुंचा वो रिवर्स हो गया। अब उसी ऑसिलेशन को अगर इसको फीड कर दोगे तो इसका एनर्जी तो बढ़ेगा ही नहीं, बिकॉज इसके पास जो ऑसिलेशन है और आउटपुट के पास जो ऑसिलेशन है देयर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। इनफैक्ट इसका ऑसिलेशन और डाई आउट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका एक ऑसिलेशन था, एम्पलीफाई किया, उल्टा हो गया, लेकिन उसी ऑसिलेशन को तुमने जब उसको फीडबैक दिया, मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू फीडबैक दिया, और याद है ना प्राइमरी से जब सेकेंडरी में तुम सिग्नल ट्रांसफर करते हो, वोल्टेज ट्रांसफर करते हो, वो और एक बार 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चला जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जब वोल्टेज का लिंक होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण वोल्टेज डेवलप होता ही नहीं होता, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसमें फिर से और एक बार क्या होता है, 180 डिग्री का फेज चेंज। तो ये था तुम्हारा इनपुट सिग्नल, ट्रांजिस्टर के थ्रू गया, 180 डिग्री का फेज चेंज सफर कर गया, उसको मैग्नीफाई कर दिया ट्रांजिस्टर ने। और भाई ट्रांजिस्टर ने इनपुट सिग्नल को क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन इन्वर्ट हो चुका है। उस मैग्नीफाइड सिग्नल का कुछ पोर्शन जब तुमने फिर से मैग्नेटिकली लिंक करके इस टैंक सर्किट को रिटर्न सप्लाई किया, फिर से जब भेजा और एक बार 180 डिग्री का फेज चेंज आ गया। 180 कितना होता है, दैट मीन्स फाइनली जब इसके पास जाएगा तो सेम फेज में रहे। समझ में आया? इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अभी तुम इसको फिर से एनर्जी दे दियो, तो यहाँ का जो ऑसिलेशन है वो कभी भी डाई आउट नहीं करेगा। समझ में आया? ये इसका सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम है। ये इनपुट है, समझ में आया? तो इनपुट को जब तुम ट्रांजिस्टर के थ्रू पास करोगे, ये हो गया आउटपुट, बहुत मैग्नीफाइड आउटपुट दे रहा है। लेकिन यहाँ से तुमने दो तार निकाला, दो तार निकाल के फिर से ट्रांजिस्टर को इनपुट दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक सर्किट। मतलब जो आउटपुट है उसका कुछ पोर्शन लेके फिर से तुम इनपुट दे रहे हो। यहाँ पर इनपुट क्या है, टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का ऑसिलेशन को मैग्नीफाई कौन करता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और ये जो मैग्नेटिक लिंक, इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक सर्किट। वो जो मैग्नीफाइड आउटपुट है उसको फिर से इनपुट को, टैंक सर्किट को फिर से वो क्या कर देगा, थोड़ा सा एनर्जी रिटर्न कर देगा, और फेज का कोई पंगा नहीं होता, बिकॉज बाय द टाइम वो फिर से इनपुट के पास पहुंचता है वो दो बार 180 डिग्री का फेज चेंज सफर करता है। तो फाइनली जब वो टैंक सर्किट के अंदर घुसेगा, इट विल बी एग्जैक्टली इन फेज विद द एग्जिस्टिंग ऑसिलेशन इन द टैंक सर्किट। दैट मीन्स एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज तुमको मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना चाहिए सस्टेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दिस इज हाउ द ट्रांजिस्टर फंक्शंस एज एन ऑसिलेटर। किसी को कोई डाउट? डन? पॉज।